सेक्शन 1.2 स्टार्ट करेंगे अब हम। तो सेक्शन 1.2 बेसिकली हमारे पास रॉ रिडक्शन एंड एक्लोन फॉर्म्स के हवाले से है। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने देखा था कि रॉ रिड्यूस फॉर्म जो है वो कैसे रिड्यूस एक्लोन सॉरी रॉ एक्लोन फॉर्म जो है वो किस तरह से फाइंड की जाती है और किस तरह से पिवट एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है और फिर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। तो उसी हवाले से ये सारा सेक्शन जो है 1.2 में इसी के ऊपर डिस्कशन है। तो अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई n/n मैट्रिक्स है, ठीक है। तो और ये एलिमेंट्स हमारे पास इस तरह से हैं ABCDEFIJK, ठीक है। तो रॉ एक्लोन फॉर्म निकालने के लिए सबसे पहला जो टारगेट हमारा होता है वो होता है कि जो मैट्रिक्स है इसको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएं। मींस के जो डायगोनल से बिलो जितनी भी एंट्रीज हैं उनको हम जीरो करें, ठीक है। ये हमारा टास्क होता है। उससे पहले हमें पिवट एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उन्हीं पिवट एलिमेंट्स की मदद से हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो यूजुअली जो है हमारे पास जो रॉ एक्लोन फॉर्म आएगी वो कुछ इस टाइप की होगी हमारे पास। अ, यहाँ पे 0 D E F इस तरह यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स होंगे और ये जो पार्ट होगा ये 0 होगा। विच मीन्स दैट कि हमारा जो मैट्रिक्स होगा वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो हम इसकी सिग्निफिकेंस भी देखेंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि हर रॉ एक्लोन फॉर्म जो है वो इसी तरह की हो। कुछ रॉ एक्लोन फॉर्म्स जो हैं उसमें फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं कि पूरी रॉ ही 0 हो गई। फिर वो किस केस में ऐसा होगा वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। जब लीनियरली डिपेंडेंट सेट्स या लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट्स हो सकते हैं, ज़ाहिर है वेक्टर्स जो आपको गिवन है, तो फिर अकॉर्डिंगली जो है वो आप इनको एक्सपीरियंस करेंगे कि किस तरह की फॉर्म्स आती हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल्स, हाँ पिवट जो है पिवट एलिमेंट सबसे पहले हमने देखना है, पिवट पोजीशन देखनी है कि पिवट पोजीशन क्या है। अ पोजीशन ऑफ अ लीडिंग एंट्री इन एन एक्लोन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। तो पिवट पोजीशन बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, लेट से हम कहते हैं 1 -1 2 3 -2 1 एंड देन अगेन 1 5 -1, ठीक है। अब देखें जो पहले कॉलम का अगर आपने पिवट आइडेंटिफाई करना है तो आपने क्या करना है, पहले कॉलम की लीडिंग एंट्री देखनी है, ठीक है, पहले कॉलम और पहले रो की। तो हम देख सकते हैं, देखें ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। सिमिलरली ये C1 है, C2 है और ये C3 है। तो ये लीडिंग एंट्री है इस R1 और C1 के लिए, ठीक है। तो ये पिवट एलिमेंट हो जाएगा। लेकिन एक शर्त और इसके लिए है कि नॉन जीरो होना चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस अगर ये जीरो होता, ठीक है, लेट्स से ये इस तरह से होता, तो फिर हम क्या करते। अब ये जो एलिमेंट है ये पिवट नहीं हो सकता क्योंकि ये ज़ीरो है और पिवट के लिए जो है वो मैंडेटरी ये है कि ये नॉन ज़ीरो हो। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एक ऑपरेशन हमने पढ़ा था इंटरचेंजिंग रॉस। तो वो ऑपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, इस रॉ को इस रॉ से इंटरचेंज कर सकते हैं या इस रॉ को इस रॉ से, ये हमारी मर्जी है, ठीक है। और फिर जाहिर सी बात है यहाँ पे भी नॉन जीरो है, यहाँ पे भी नॉन जीरो है, तो किसी भी रॉ को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं इस रॉ से। तो फिर यहाँ पे जो एलिमेंट आपके पास आएगा वो पिवट एलिमेंट हो जाएगा क्योंकि वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये तरीकाकार है। अब इसके बाद आप जब ये पिवट एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लें तो फिर रॉ एक्लोन फॉर्म के लिए हम क्या करते हैं, पिवट एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं फर्स्ट कॉलम में, यानी इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करते हैं। तो हम रॉ ऑपरेशंस की मदद से इन दो एलिमेंट्स को हमने ज़ीरो करना है, ठीक है। इसके बाद जो है हमने फिर नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाना है, सेकंड कॉलम में, और फिर सेकंड कॉलम में पिवट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है। अब जब रॉ ऑपरेशंस लगा के हम सेकंड कॉलम में चले जाएंगे तो फिर देखेंगे वहाँ पे, अब देखें इस रॉ और इस कॉलम में यानी R1 और C1 के लिए वन पिवट हो चुका है। तो अब R1 में अगेन पिवट एलिमेंट नहीं आ सकता, ठीक है, यानी कॉलम 2 के लिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो भी हो वो पिवट नहीं बन सकता क्योंकि R1 में ऑलरेडी पिवट है। तो एक रॉ में दो पिवट नहीं हो सकते, एक कॉलम में दो पिवट नहीं हो सकते।
ठीक है। तो पिवट एलिमेंट यूनिक होगा हर रो के लिए भी और हर कॉलम के लिए भी। तो फिर हम क्या करेंगे, उसके नीचे एलिमेंट देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस रो में हमारे पास कोई पिवट नहीं है। ठीक है, इस रो में ये एलिमेंट्स तो हम जीरो कर चुके हैं, ये वाले, और ये दो नॉन जीरो एलिमेंट्स सिर्फ ये और ये हैं इस रो में। क्योंकि इस कॉलम की बात हो रही है तो पहले हम इस कॉलम के लिए देखेंगे, C2 के लिए। तो C2 में हम देखेंगे अगर ये नॉन जीरो है तो ये हमारे पास पिवट एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम चेक करते हैं। अब एक प्रॉब्लम के थ्रू हम इसको समझते हैं। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास है। अब देखें, यहाँ पे है रॉ रिड्यूस टू एक्लोन फॉर्म एंड लोकेट द पिवट। अब सबसे पहले हमने इसकी एक्लोन फॉर्म हमसे मांगी गई है, उसके लिए सबसे पहले हमने पिवट एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है, जाहिर है, फिर उसके बाद ही हम प्रोसीड कर सकते हैं। अब देखें, ये हमारे पास R1, R2, R3, R4, ये C1, C2, C3, C4 और C5। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं पिवट पोजीशन आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये एलिमेंट जीरो है, तो मैं इसको पिवट नहीं कह सकता। तो अब क्या करना पड़ेगा, जाहिर है मुझे कोई रॉ इंटरचेंज करनी पड़ेगी। नीचे वाली रॉज में तमाम एलिमेंट्स देखे नॉन जीरो है, मैं इससे भी इंटरचेंज कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। अब मेरी मर्जी है। तो बेहतर ये होता है कि पिवट जो एलिमेंट है वो वन हो, तो उससे क्या होता है कि आपके पास आसानी होती है कि आप जो दूसरे एलिमेंट जिनको जीरो करना है उनके साथ ऑपरेशन लगाना बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इस रॉ को इसके साथ इंटरचेंज कर देता हूं। ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ इंटरचेंज कर देता हूं। तो रॉ को जो है हम शिफ्ट करेंगे, तो देखें अब यहाँ पे हमारे पास जो पिवट पोजीशन है उस पे जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो है। ठीक है, तो अब ये पिवट एलिमेंट हो जाएगा इस कॉलम का। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इस पिवट एलिमेंट की मदद से इन तीन जो एलिमेंट जो हमारे पास हैं इनको जीरो करना है। तो एक एलिमेंट तो ऑलरेडी जीरो है, तो जाहिर है बाकी दो एलिमेंट्स हैं, वन और -1 और -2। तो अगर हमने इस -1 को जीरो करना है तो हम R2 पे क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 + R1। ठीक है, क्योंकि हमने पिवट एलिमेंट की मदद से इनको जीरो करना होता है। सिमिलरली R3 पे क्या लगेगा, R3 + 2R1। ठीक है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा आपके पास और ये भी जीरो हो जाएगा। सिमिलरली इस पूरी रॉ पे ऑपरेशन लगेगा, इन तमाम एलिमेंट्स पे लगेगा, इसी तरह इन तमाम एलिमेंट्स पे ये ऑपरेशन लगेगा, जो भी करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन हमने जिस रॉ पे यूज किया है। तो ये सारे एलिमेंट्स चेंज होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, यहाँ पे आप देखें कि ये एलिमेंट जीरो हो गए, ये ऑलरेडी जीरो था, ये दोनों जीरो हो गए। ठीक है, और ये एलिमेंट्स भी आप देख सकते हैं कि ये एलिमेंट्स भी चेंज हुए हैं। ठीक है, क्योंकि R2 पे और R3 पे हमने ऑपरेशन लगाया था। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये एलिमेंट्स थे, यहाँ पे ये थे, तो चेंज हुए ऑपरेशन से। जो भी ऑपरेशन लगाया वो लगाएंगे तो ये एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल चलें मैं करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया था R2 = R2 + R1। ठीक है, तो अब देखें ये एलिमेंट तो जीरो हो जाएगा, -1 + 1। ये एलिमेंट देखें ना, -1 + 1, तो ये तो जीरो हो जाएगा। अब इस एलिमेंट का क्या होगा, ये है -2 + R1 क्या है 4, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ देखिए ये 2 आ गया। इसी तरह यहाँ पे -1 + 5, तो ये आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4। ठीक है, इसी तरह ये 3 है एंड प्लस यहाँ पे -9 है, तो -9 ये आ जाएगा -6, तो ये आ गया -6। ठीक है, इस तरह से आप इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें ये पहला कॉलम तो जो है हमने जो नॉन पिवट एलिमेंट्स थे उनको जीरो कर दिया सबको। अब दूसरे कॉलम पे आ जाएंगे। अब दूसरे कॉलम में पिवट देखना है हमने, तो देखें क्या ये एलिमेंट जो है वो पिवट हो सकता है। ये एलिमेंट पिवट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास पिवट एलिमेंट है, और मैंने बताया था कि हर रॉ और हर कॉलम का पिवट एलिमेंट यूनिक होता है। तो अब यहाँ ये एलिमेंट नहीं हो सकता, तो अब इसके नीचे वाला एलिमेंट देखेंगे। ठीक है, अब देखें ये, अब इस रॉ में कोई पिवट नहीं है। ठीक है, इस रॉ में कोई पिवट नहीं है, तो इस कॉलम का पिवट ढूंढ रहे हैं हम, C2 का, और ये R2 है। ठीक है, तो अब ये देखें क्या ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है। पहली कंडीशन तो ये फुलफिल कर जाएगा कि ये लीडिंग एंट्री है। ठीक है, और दूसरी नॉन जीरो लीडिंग एंट्री। ठीक है, नॉन जीरो लीडिंग एंट्री, तो यहाँ पे ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये फर्स्ट नॉन जीरो लीडिंग एंट्री है इस कॉलम की। ठीक है, तो ये पिवट एलिमेंट हो जाएगा। अब सिमिलरली जब ये पिवट आइडेंटिफाई हो गया तो फिर हमें क्या करना है,
इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को हमने जीरो करना है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 5/2 R2। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हैं, या फिर इसको मजीद आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी रॉ को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था अगर पिवट एलिमेंट आपका 1 हो तो ज़्यादा आसान होता है ऑपरेशंस अप्लाई करना। तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा, ये रॉ ये तो ज़ीरो ही रहेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये -3 बन जाएगा और ये भी -3 बन जाएगा। अब इन जो है इस रॉ पे और इस रॉ पे हमने ऑपरेशन लगाना है तो ये आसान होगा, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है और हमने 5 और -3 को जीरो करना है, तो ये ऑपरेशन लगाना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी हम इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मर्जी है बनाएं या ना बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है, वैसे भी हम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं किया, तो इन्होंने ऑपरेशन क्या लगाया होगा यहाँ पे, जाहिर है ये R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 5/2 R2, ये ऑपरेशन यहाँ लगा होगा। ठीक है, क्योंकि ये 5 है तो ये होगा 5 माइनस 5/2, और R2 क्या है हमारे पास यहाँ पे 2, डायरेक्ट 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 5 0। इसी तरह यहाँ पे क्या लगाएंगे ऑपरेशन R4 पे, R4 इक्वल्स टू R4 प्लस 3/2 R2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब R4 यहाँ क्या है -3 प्लस 3/2 इंटू R2 क्या है 2, 2 से 2 कैंसिल, -3 प्लस 3 0। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशन है। अब ये ऑपरेशन थ्रू आउट लगेंगे, इन एलिमेंट्स पे भी लगेंगे, R3 के बाकी एलिमेंट्स जितने भी और R4 के बाकी एलिमेंट्स जितने भी हैं। तो फिर इसको हम लगाएंगे ऑपरेशंस, तो यहाँ से हमें रिजल्ट मिलेगा, यहाँ से देखें ये मिलेगा हमें। ठीक है, तो अब ये देख सकते हैं आप, ये पूरी रॉ ज़ीरो हो गई। ठीक है, इस ऑपरेशन से ये पूरी रॉ ज़ीरो हो गई। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे देखें ये तीनों एलिमेंट जीरो हो गए और यहाँ पे सिर्फ ये एलिमेंट नॉन जीरो है। अब देखें कोई भी जीरो रॉ जब हमारे पास आ जाती है बीच में, नॉन जीरो रॉस के बीच में, तो हम उसको क्या करते हैं, उस जीरो रॉ को सबसे लास्ट में शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी लास्ट रॉ से हम उसको इंटरचेंज कर देते हैं उस जीरो रॉ से, अगर चाहिए कि लास्ट रॉ जो है वो नॉन जीरो है। तो यहाँ पे भी यही काम किया हमने, इंटरचेंज किया, तो अभी हमारे पास 3 नॉन जीरो रोज है। तो देखें अब यहाँ पे भी पिवट हो चुका है, यहाँ पे भी पिवट हो चुका है, यहाँ का पिवट एलिमेंट ये है, यहाँ का पिवट एलिमेंट ये है। अब देखें इस कॉलम में क्या पिवट एलिमेंट हो सकता है, देखें ये एलिमेंट तो पिवट नहीं हो सकता, क्योंकि इस रॉ में ऑलरेडी पिवट है, ये भी नहीं हो सकता। बाकी नीचे दोनों जीरो हैं तो फिर तो हो ही नहीं सकते, ये तो इस कॉलम में पिवट एलिमेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब नेक्स्ट कॉलम में देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं, अब देखें यहाँ पे ये पिवट नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, अलबत्ता इसको देखें तो ये पिवट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इस रो में कोई और पिवट एलिमेंट नहीं है, तो इस कॉलम का ये पिवट एलिमेंट हो जाएगा -5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि -5 पिवट एलिमेंट है, तो हमें -5 को यूज करते हुए इन दोनों एलिमेंट्स को हम जीरो करेंगे। ठीक है, इन दोनों एलिमेंट्स को जीरो करेंगे। अगर हम रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म के लिए जा रहे हैं, अगर हम रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म के लिए जा रहे हैं तो फिर हमें इन दोनों को जीरो करना होगा। अगर हम रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म के लिए नहीं जा रहे हैं, तो ये सिंपल जो आपके पास जो फॉर्म है ये रॉ एक्लोन फॉर्म है। ठीक है, ये आपके पास रॉ एक्लोन फॉर्म। अगर आप रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म में जाना चाहते हैं तो फिर अगेन ये प्रोसीजर आप शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर अब अपर जो है वो ट्रायंगुलर पार्ट पे आप ऑपरेशंस शुरू कर देंगे। अब यहाँ से देखें ये 3 कॉलम हमारे पास पिवट कॉलम्स हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है, तो यानी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ये हमारे पास पिवट कॉलम्स हैं। और इसमें कोई पिवट नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें भी अगर हम देखें तो देखें ये भी पिवट नहीं बन सकता, ये भी पिवट नहीं बन सकता, बाकी दोनों जीरो हैं। तो बस ये 3 ही कॉलम्स हमारे पास ऐसे हैं जिनमें पिवट पिवट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब है 2 कॉलम्स ऐसे हैं जिनमें पिवट्स नहीं है। ठीक है, अब देखें जिन कॉलम्स में पिवट नहीं होता वो आपके पास क्या कहलाते हैं, फ्री वेरिएबल्स। ठीक है, उनके जो करस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल्स होते हैं वो फ्री वेरिएबल्स हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मैट्रिक्स था, बेसिकली ये क्या था, x1, इसका रिप्रेजेंटेटर x2, x3, x4 और x5 था। तो अब देखें ये कॉलम नॉन पिवट है और ये कॉलम नॉन पिवट है, इसका मतलब ये है कि x2
एंड x5 आर फ्री वेरिएबल्स, ठीक है, आर फ्री। और बाकी x1 x, सॉरी ये पिवट था, सॉरी सॉरी, ये पिवट है, ये पिवट है, ठीक है, ये नॉन पिवट है। इस तरह ये भी पिवट है और ये भी नॉन पिवट है, तो x3 और x5, ठीक है, ये फ्री वेरिएबल्स हैं, x3 एंड x5 आर फ्री, ठीक है, ये फ्री वेरिएबल्स हैं। बाकी x1 x2 और x4 आप बेसिक वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है, बेसिक वेरिएबल्स। तो ये फ्री वेरिएबल्स मींस कि ये आपके कंट्रोल में है, आप इनको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। फिर इस इन्हीं की बेस पे हम फिर इनकी वैल्यूज निकालेंगे x1 x2 x4 की, जो कि बेसिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। यानी ये बेसिक वेरिएबल्स जो है हम कह सकते हैं कि इन पे डिपेंड करेंगे, ठीक है, फ्री वेरिएबल्स के ऊपर। तो ये रॉ एक्लोन फॉर्म थी, ठीक है। अब इसी को अगर हम रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म बनाना चाहें तो अगेन मैंने आपको बताया कि इन एलिमेंट्स को हम जीरो करेंगे, सिंपल, इन एलिमेंट्स को हम जीरो कर देंगे तो हमारे पास रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ एक एग्जांपल है, रिड्यूस रॉ रिड्यूस टू इक्लोन फॉर्म एंड देन रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म। देखें अब ये दोनों काम इधर करने हैं। पहले रिड्यूस टू इक्लोन फॉर्म, देन रिड्यूस्ड इक्लोन फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जीरो है अगेन, तो जाहिर है रॉ को हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पिवट एलिमेंट नहीं आ सकता। तो देखें यहाँ पे रॉ इंटरचेंज, या इन्होंने क्या किया, इन्होंने थर्ड रॉ को इंटरचेंज किया इससे। तो आपकी मर्जी, आप सेकंड को करें थर्ड को करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने रॉ इंटरचेंज किया, उसके बाद ये पिवट एलिमेंट हो गया, ठीक है। पिवट एलिमेंट हो गया तो इसको हम जीरो बनाएंगे, ये तो ऑलरेडी जीरो है। इसको जीरो बनाने के लिए यहाँ क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, R2 इक्वल्स टू R2 माइनस R1, ठीक है। तो देखें ये जीरो हो गया। इसी तरह ये -7 है, -7 माइनस -9, क्योंकि इस ये R1 -9 है तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ गया आपके पास 2। सिमिलरली इस इधर ऑपरेशन लगाएंगे इस पे 8 पे, तो ये -4 हो जाएगा। 5 -5 पे लगाएंगे, ये इस तरह से आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हमने उसके बाद, अब देखें नेक्स्ट कॉलम में देखना है, ये कॉलम तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में पिवट आइडेंटिफाई करना है, तो जाहिर है ये पिवट एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसकी मदद से इस एलिमेंट को हम जीरो करेंगे। तो यहाँ क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3/2 R2, ठीक है। इसी तरह ये पूरी रॉ पे ऑपरेशन लगेगा तो हमारे पास यहाँ पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। ये तमाम एलिमेंट जीरो हो गए, ठीक है, ये वाले एलिमेंट जीरो हो गए ऑपरेशन लगाने के बाद। कौन सा ऑपरेशन लगाया हमने इस पे, ये वाला ऑपरेशन लगाया, R3 इक्वल्स टू R3 माइनस 3/2 R2, ठीक है। इन्होंने एक काम यहाँ पे ये किया है बस, कि इस पूरी रॉ को 2 से डिवाइड किया है। तो मैंने आपको पिछले केस में बताया था, आपकी मर्जी है कि आप इसको 1 बनाना चाहें या ना बनाना चाहें, पिवट एलिमेंट को, आपकी मर्जी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस 1 बनाने से क्या होता है, आसानी हो जाती है ऑपरेशन लगाने में, ठीक है। तो अब ये इकोलॉन फॉर्म आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ भी पिवट है, यहाँ भी पिवट है, और यहाँ पिवट नहीं हो सकता, इस कॉलम में पिवट नहीं हो सकता, क्योंकि ये जीरो हो गया है। इसमें भी नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं, अच्छा हाँ इसमें हो सकता है, ये एलिमेंट नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये पिवट हो गया, अब इसमें पिवट हो गया, और इसके नीचे कोई एलिमेंट है नहीं, ठीक है, और इधर भी पिवट नहीं हो सकता, ये पिवट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये पिवट हो गया। तो ये 3 पिवट कॉलम है, ठीक है। तो जो हमने देखा है कि एक्लोन फॉर्म में जो पिवट एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करना होता है, तो यहाँ हर कॉलम में पिवट एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो हो चुके हैं, ठीक है, जो भी पिवट कॉलम है। तो ये एक्लोन फॉर्म हमारे पास आ गया। अब इसको अगर हमने रिड्यूस करना है तो फिर क्या करना है, फिर हमने अब ऊपर के एलिमेंट्स भी देखने पिवट के। अब ये पिवट के ऊपर -9 है तो इसको भी हम जीरो बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे पिवट के ऊपर 1 और 6 है तो इनको भी हम जीरो बनाएंगे, ठीक है। तो इन 3 एलिमेंट्स को बेसिकली हम जीरो करना है हमें, तो वहाँ पर रिड्यूस रॉ एक्लोन फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। वही ऑपरेशंस हम यूज करेंगे, रॉ ऑपरेशंस। अब देखें यहाँ सबसे पहले उन्होंने -9 को जीरो किया है, ठीक है, इस एलिमेंट को जीरो किया है। ये देखें यहाँ ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 पे लगेगा, R1, और किसकी मदद से लगेगा, जाहिर है पिवट एलिमेंट की मदद से। ये हो जाएगा R1 प्लस 9 R2, ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा। इसी तरह पूरी रॉ पे ऑपरेशन लगेगा। देन अगेन इसने इन एलिमेंट्स को जीरो किया है,
ठीक है ना, इन एलिमेंट्स को भी जीरो करेंगे तो इन पे भी ऑपरेशन लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह से फिर जब तमाम एलिमेंट्स, अच्छा और एक चीज़ का और ख्याल रखना है आपने कि रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म में जो पिवट पोजीशन थे उन पे 1 होगा। ठीक है, तो उसको 1 बनाना कोई मुश्किल नहीं है, पूरी रो को आप डिवाइड कर दें जो भी एलिमेंट वहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ 3 होता तो पूरी रो को मैं 3 से डिवाइड करता तो यहाँ 1 हो जाता। तो ये ऑपरेशन भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म हो गई जिसको हम RREF कहते हैं। ठीक है, इसमें पिवट एलिमेंट्स के ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो जीरो होने चाहिए। यहाँ देखें 1 के नीचे दोनों ये जीरो हैं, 1 के ऊपर एक एलिमेंट दोनों तो सारे जीरो हैं। इसके ऊपर तो पिवट के अलावा, पिवट एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने जीरो करना है। ये हमारा RREF है। ठीक है, रिड्यूस रो इक्लोन फॉर्म। अगेन उसके बाद हमारे पास बेसिक वेरिएबल, फ्री वेरिएबल कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। बेसिक वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स हैं जाहिर सी बात है जिन कॉलम्स में कोई भी पिवट नहीं होगा। ठीक है, यानी वो कॉलम्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के, सॉरी, बेसिक वेरिएबल वो होंगे जो जो पिवट होंगे, और फ्री वेरिएबल वो है जो पिवट नहीं बनेगा। ठीक है, तो एनी वेरिएबल दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ पिवट कॉलम इन द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब देखें ये पिवट कॉलम है। ठीक है, ये पिवट नहीं है, ये पिवट नहीं है, अगेन ये पिवट है, ये भी पिवट नहीं है, ये पिवट है। ठीक है, और ये भी पिवट नहीं है। तो हमारे पास कितने कॉलम्स पिवट हैं? 1 2 3। तो इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल रिप्रेजेंटेटर्स क्या है? इसका x1 है, इसका x2 है, इसका x3 है, इसका x4 है, इसका x5 है। तो हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल्स हुए वो कौन से हुए जहाँ पिवट बन रहा है? x1 बेसिक है, x3 बेसिक है, एंड x4, सॉरी, x2 बेसिक, हाँ x3 बेसिक है, और x5 बेसिक है। और ये टोटल 1 2 3 4 5 6 हैं ये। ठीक है, और लेट सपोज कि ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, अगर ये ऑगमेंटेड है, इसको ऑगमेंटेड बना देते हैं इस तरह। ठीक है, तो ये देखें ये x1 x2 x3 x4 और x5। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटर्स हैं। तो देखें यहाँ पे पिवट है, इसका मतलब है x1 बेसिक है। यहाँ पिवट नहीं है तो x2 जो है वो फ्री वेरिएबल है। x3 में देखें पिवट है तो x3 बेसिक हो जाएगा। x4 में ये भी नॉन पिवट है तो x4 फ्री हो जाएगा, और x5 सिमिलरली पिवट है तो ये बेसिक हो जाएगा। तो 3 बेसिक वेरिएबल्स हैं और 2 फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, 2 फ्री वेरिएबल्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो खैर x5 की वैल्यू मिल रही है हमें। ठीक है, एग्जैक्ट, और x3 जो है वो क्या आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x4 आ जाएगा यहाँ से, और x1 इन टर्म्स ऑफ x2 एंड x4 आ जाएगा, क्योंकि x2 x4 दोनों, तो हम यहाँ से यूँ लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू -6x2 -3x4, वेयर x2 एंड x4 आर फ्री वेरिएबल। सिमिलरली x3 जो है वो इन टर्म्स ऑफ x4 आ जाएगा, और x5 की तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास फ्री वेरिएबल और बेसिक वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह यहाँ पे आप देखें, आप फाइनल स्टेप सॉल्विंग कंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखें, आप इस फॉर्म में आपके पास आ गई है। ठीक है, इक्वेशंस ये आपके पास ये फॉर्म आ गई है जो आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन था, उस पर जब आपने रिड्यूस रॉ इक्लोन फॉर्म लगाया जिसको हम RREF कह रहे हैं, तो आपके पास ये इस तरह के सिस्टम बन गया। ठीक है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ से इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये कैसे बन रहा है। आप देखें, यहाँ देखें आप ज़रा, मैंने अगेन आपको बताया था ये जो करस्पॉन्डिंग वेरिएबल रिप्रेजेंटेटर्स हैं वो ये हैं इन कॉलम्स के। तो अब देखें, फर्स्ट रॉ क्या आपको जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है बेसिकली। ये बता रही है कि x1 + 6x2 + 3x4 जो है वो बराबर है 0 के। ठीक है, यहाँ लिखी हुई भी इक्वेशन। इसी तरह सेकेंड रॉ बता रही है आपको कि x3 - 8x4 इक्वल है 5 के। इसी तरह लास्ट रॉ बता रही है कि x5 इक्वल है 7 के। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं x1 इन टर्म्स ऑफ, जाहिर है x2 और x4 क्योंकि ये दोनों फ्री वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसी तरह x3 इन टर्म्स ऑफ 8x4 + 5। ठीक है, इसी तरह x5 की एग्जैक्ट वैल्यू। तो देखें, अब x2 और x4 जो है वो फ्री वेरिएबल है, तो हम कह सकते हैं लेट x2 को हम s नाम दे देते हैं और x4 को हम t नाम दे देते हैं। हमारी मर्जी, हम कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। ठीक है,
तो अब हम x1 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो आ जाएगा -6x-3t। सिमिलरली x3 आ जाएगा 8t+5, और x5 आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा। वेयर x2 जो है वो s है और x4 जो है वो t है। तो देखें, अब मैं अगर इसका सॉल्यूशन लिखना चाहूँ x1, x2, x3, x4, x5, ठीक है, ये मेरे अननोन है। तो अब इनका सॉल्यूशन क्या होगा? x1 किसके बराबर है? -6x-6s-3t। सिमिलरली x2 किसके बराबर है? s। x3 किसके बराबर है? 8t+5। इसी तरह x4 किसके बराबर है? t के। x5 7 आ रहा। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है। अगर आप चाहें तो इसको मजीद भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसको बेसिस के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम इसको? बेसिस के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -6s। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ s, यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, यहाँ पे लिख सकता हूँ 0, यहाँ पे लिख सकता हूँ 0। ठीक है, और प्लस फिर यहाँ पे t वाले लिख सकता हूँ, ये -3t, यहाँ पे 0, फिर यहाँ 8t, अगेन यहाँ पे t, एंड यहाँ पे अगेन 0। देन जो खाली कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट भी है, तो यहाँ पे 0 कोई कांस्टेंट नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। देन अगेन एस को मैं अगर बाहर ले लूँ तो ये -6, ठीक है, ये 1, ये 0, 0, 0, इनको कहते हैं बेसिस ऑफ नल स्पेस या सॉल्यूशन स्पेस। ठीक है, जो हमारे पास वेक्टर्स आ रहे हैं -3, 0, 8, 1, 0। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे 0, 0, 0, 0 और 7। ठीक है, तो ये जो वेक्टर्स तीन हमारे पास आए हैं, ये बेसिस हैं, इनको कहते हैं बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस या बेसिस ऑफ नल स्पेस। तो इस तरह से हम जो है वो फाइंड कर सकते हैं इनका सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस। एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस का मतलब ये है कि सिस्टम का मतलब सॉल्यूशन है भी या नहीं है, अगर सॉल्यूशन है तो यूनिक है या नहीं है। ठीक है, या यूनिक है या इन्फिनिट है। तो यूनिकनेस का तो ये मतलब, एग्जिस्टेंस का मतलब कि कंसिस्टेंट है सिस्टम या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, इसका मतलब एग्जिस्टेंस के एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता, तो यानी ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये देखना है यहाँ पे। फिर जब एग्जिस्टेंस का पता चल गया और हमें पता चला कि ये कंसिस्टेंट है, तो फिर दो चीज़ें यहाँ पे आती हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। ठीक है, ये दो चीज़ें हम देखनी होती हैं। तो अब देखें, कंसिस्टेंट सिस्टम में हमारे पास फ्री वेरिएबल कोई, सॉरी, जो यूनिक सॉल्यूशन है उसमें फ्री वेरिएबल कोई नहीं होता। हर वेरिएबल जो है वो यूनिक वैल्यू अज्यूम करता है। ठीक है, यूनिक वैल्यू मिल जाती है। तो ये कंसिस्टेंट सिस्टम के अंदर यूनिक, अब देखें ये जो यूनिक सॉल्यूशन और इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस हैं, ये दोनों कंसिस्टेंट सिस्टम के ही हैं। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन है यूनिक या इन्फिनिट मैनी। ठीक है, तो यूनिक उस सूरत में होगा जब आपके पास कोई भी फ्री वेरिएबल नहीं होगा। ठीक है, और इन्फिनिट मैनी कब होंगे? जब एक भी फ्री वेरिएबल आपके पास आ गया, तो फिर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि सिस्टम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। लास्ट वीडियो में भी हम इस पे जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम डिड्यूस करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है, और ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं सारी जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो ये सेक्शन 1.2 हमारे पास था। अच्छा, अब देखें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स अ 4/6 मैट्रिक्स कैन हैव एंड व्हाई? अब जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास चार रॉज हैं, ठीक है, ये 4/6 है, तो मीन्स के चार रॉज हैं। ठीक है, R1, R2, R3, R4, या इसको यहाँ मैं बना लेता हूँ। चार रॉज हैं, R1, R2, R3, R4। ठीक है, इसी तरह से कॉलम्स कितने हैं? 6 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो अब देखें, मैंने बताया था कि हर रॉ में जो है वो यूनिक पिवट एलिमेंट होता है। तो अब चार रॉज है तो मैक्सिमम पॉसिबल पिवट एलिमेंट्स कितने होंगे? चार ही होंगे। ठीक है,
क्योंकि एक रॉ में दो तो नहीं आ सकते, तो एक रॉ में एक ही आएगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि चारों रॉज में पिवट एलिमेंट हो, ठीक है। सिमिलरली व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट्स इन 6/4? अब ये 6 रॉज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो अगेन कॉलम्स के लिए भी हमने बात की है कि हर कॉलम का यूनिक पिवट एलिमेंट होता है, तो जाहिर है 4 कॉलम्स है तो मैक्सिमम पिवट एलिमेंट्स 4 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम ऑफ 3 इक्वेशन एंड 4 अननोन्स हैव एंड व्हाई? अब देखें यहाँ पे क्या है, 3 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन्स हैं। जाहिर है जब 3 इक्वेशन और 4 अननोन होंगे तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि 3 इक्वेशंस हैं, मींस के हमारे पास 3 रॉज हैं, ठीक है, R1 R2 R3, और 4 अननोन से मींस हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। 4 अननोन्स हैं, ठीक है हमारे पास। लेट्स से कि x1 x2 x3 और x4 ये हमारे अननोन्स हैं, और इक्वेशंस हमारे पास 3 है। तो अब देखें हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज अ कंसिस्टेंट लीनियर सिस्टम, और ये कह रहा है कि कंसिस्टेंट भी है। तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस जो हैं वो लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स है, ठीक है, और सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट है, तो फिर हमेशा इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें ये देखें कि सिस्टम में डिस्क्रिपेंसी क्या है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हैं और इक्वेशंस कम हैं, ठीक है। तो इस वजह से एक ना एक फ्री वेरिएबल जाहिर है ज़रूर इसमें आएगा, ठीक है। अगेन सपोज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू अ लीनियर सिस्टम इज 4/6, ठीक है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 4/6 है, मीन्स के 4 कॉलम्स हैं, R1 R2 R3 R4, और 4 रॉज हैं और 6 कॉलम्स हैं, C2 C3 C4 C5 C6, ठीक है। एंड हैज 3 पिवट कॉलम्स, और लेट से इसके 3 पिवट कॉलम्स हैं, लेट से C1 C3 और C5 इसके पिवट्स हैं, तो बाकी C2 C4 और C6 नॉन पिवट होंगे जाहिर है। तो हाउ मेनी पिवट कॉलम डज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हैव इफ द लीनियर सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट? जाहिर सी बात है अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है और कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, ये ए मैट्रिक्स में आपके पास 3 जो है वो पिवट एलिमेंट्स, 3 पिवट कॉलम्स हैं, तो जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होगा जाहिर सी बात है उधर क्या होता है हमारे पास, राइट हैंड वेक्टर जो है वो भी होता है वहां पे, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड वेक्टर होता है हमारे पास, ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में जो राइट हैंड पार्ट होता है जिसको बी कहते हैं। तो जाहिर है होगा क्या, अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट है तो ये वाला जो वेक्टर होगा ये पिवट बन जाएगा, ठीक है ना, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमने देखा था 0x1 प्लस 0x2 प्लस 0x3, कोई भी रो इसकी एक इस तरह की रिप्रेजेंट इस तरह की होगी, 0x4 प्लस 0x5 प्लस 0x6 इक्वल्स टू सम नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई नॉन जीरो कांस्टेंट, तो ये इनकंसिस्टेंट क्योंकि ऑलरेडी बताया हुआ है यहाँ पे कि ये इनकंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि जो ये वाला वेक्टर है ये पिवट कॉलम बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस सूरत में क्या होता है, जब भी आप ये भी कह सकते हैं कि राइट हैंड वेक्टर आपका पिवट बन जाए, पिवट कॉलम बन जाए, तो फिर क्या कह सकते हैं आप कि आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये सेक्शन 1.2 था। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन 1.3 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन। अल्लाह हाफिज।